हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जेई का पार्ट 1 जो 24 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था उसका हम 50 क्वेश्चन लेने वाले। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है, उसका हम 50 क्वेश्चन लेने वाले। उसके बाद पार्ट 2 में हम अगले नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेंगे। आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि देखो, आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट कलेक्टर करंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, नहीं कलेक्टर करंट फाइंड करना है और इसमें ये दिया है बीटा का वैल्यू दिया है। तो जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें अल्फ़ा बीटा और गामा ये कुछ मान होता है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। जिस प्रकार से हम अल्फ़ा बीटा और ये गामा, ये हमारा होता है अल्फ़ा जो होता है कॉमन बेस से संबंधित होता है, और जो बीटा होता है हमारा कॉमन इमीटर से संबंधित होता है, और कलेक्टर गामा हमारा जो होता है कॉमन कलेक्टर से संबंधित होता है। देखिए इसमें जो कॉमन बेस है इसका मतलब क्या होता है, जो आई सी अपन आई ई का रेशियो होगा। ठीक है, इसमें बेस नहीं होगा। और इसमें कॉमन इमीटर इसमें कॉमन है, तो ये हमारा आई सी अपन आई बी से संबंधित होगा। और उसी प्रकार से हमारा जो होता है गामा है, तो गामा ये हमारा कलेक्टर है, कलेक्टर कॉमन होता है, इसलिए ये हमारा आई ई अपन आई बी ये हमारा इसका रेशियो गामा होगा। ठीक है नहीं, तो ये यहाँ पर अल्फ़ा का मान क्या होता है, बीटा अपान 1 प्लस बीटा। ठीक है नहीं, और यहाँ पर बीटा का मान क्या होता है, अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा होता है, और यहाँ गामा का मान क्या होता है 1 प्लस बीटा। इस प्रकार से ये फार्मूला इसमें एग्ज़ाम में अधिकतर आता रहता है। तो इस प्रकार से हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब जिस प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर इसमें ये थोड़ा से कम कर देते हैं। ठीक है ना, जिस प्रकार से यहाँ पर बीटा दिया हुआ है और कलेक्टर करंट दिया हुआ है, तो बीटा के ही केस में हमें निकालना है। तो बीटा के केस में हमारा क्या होता है, जो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा बीटा, इसका मतलब कॉमन इमीटर। ठीक नहीं, तो कॉमन इमीटर मीन्स आई, ठीक नहीं, आई सी अपान आई बी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आई सी का मान फाइंड करना है, इसका मतलब आई सी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा बीटा आई बी होगा। ठीक है, अब हमारा बीटा का मान तो दिया है 100 है, अब आई बी का मान निकालना है। तो इसका मतलब आई बी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से आई बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, भी बी बी बटा आर बी। ठीक नहीं, अब यहाँ पर भी कितना है दिया है हमारा 10 दिया है, और आर बी कितना है हमारा 1 एम, इसका मतलब 1 मेगा ओम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऊपर ले जाते हैं तो 10 इंटू 10 की पावर -6 हो जाता है। इसी को ही हम लिख देते हैं कि 10 इंटू 10 की पावर -6। इस प्रकार से हमारा जो फाइनल आंसर यदि चेक करेंगे तो यहाँ पर काट देते हैं 0 0 और 0, इस प्रकार से 3 बार 0 कट गए तो -3, तो 10 की पावर -3 हो जाता है। तो 10 की पावर -3 एम्पियर, इसका मतलब 1 मिली एम्पियर इसे लिख सकते हैं। तो सी इसका हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। अब यहाँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि ABCD पैरामीटर फाइंड करना है। तो ABCD पैरामीटर फाइंड करना है, ये हमारा जो ABCD पैरामीटर में क्या चीज़ करेक्ट है, इस चीज़ को फाइंड करना है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर बहुत सारा पैरामीटर दिया हुआ है। तो पैरामीटर इसमें क्या क्या है, जिस प्रकार से देख सकते हैं कि Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, ठीक नहीं, T पैरामीटर, या फिर ABCD पैरामीटर इसी को ही बोला जाता है, और एक H पैरामीटर। इसमें जिस प्रकार से Z पैरामीटर है, इसका जो है ठीक नहीं, ये कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी और कंडीशन ऑफ सिमेट्री, मतलब बराबर, ये रेसिप्रोसिटी मतलब इसका जो है जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम एक फार्मूला जानते हैं। अब ABCD पैरामीटर केस में बोला है, तो यहाँ पर V1 और I1 हमारे होता है, ये आउटपुट होता है। ठीक नहीं, तो इसी के ही केस में हमारा क्या रहता है, जिस प्रकार से देख सकते हैं कि ये A B C और D, यहाँ पर क्या बच गए हैं, V1 और I1 तो हो गए हैं, तो V2 और I2 बच गए हैं। तो यहाँ पर V2 कर देंगे और यहाँ I2 कर देंगे, यहाँ भी V2 कर देंगे और यहाँ भी I2 कर देंगे। इस प्रकार से ये हमारा ABCD पैरामीटर में इसका ये एक इक्वेशन समीकरण होता है।
जो इसका रेसिप्रोसिटी क्या होता है, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 होता है, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 होता है। और इसका सिमेट्री क्या होता है, ए इज इक्वल टू डी होता है। उसी प्रकार से सभी में अलग अलग पैरामीटर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर सी हो जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अब 500 kVA 3.3 kV 3-phase स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर इज फाउंड टू गिव अ शॉर्ट सर्किट करेंट ऑफ, ठीक नहीं, 110√3 एम्पियर अ नॉर्मल फील्ड करेंट, ठीक नहीं। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सिंक्रोनस रिएक्टेंस इफ द इफेक्टिव वाइंडिंग रेजिस्टेंस पर फेज इज़ 1 ओम, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो इसमें क्या क्या चीज़ दिया हो इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले तो 500 kVA दिया है, तो इसको लिख लेते हैं। 500 kVA दिया है, ठीक नहीं। यहाँ पर 3.3 kV दिया है, ठीक है। और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट, इसका मतलब होता है ISC दिया है। ISC हमारा कितना होता है, 110√3 दिया है, ठीक है। ये इतना चीज़ दिया है। अब इसमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड क्या करना है हमारा, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर बोला है कि, ठीक है ना, इस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ठीक है नहीं, सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऐसा बोला है। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस फाइंड करना है इसमें, ठीक नहीं। अब यहाँ पर एक और क्या चीज़ दिया है कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस पर फेस इज़ 1 ओम दिया है। एक यहाँ पर भी रेजिस्टेंस, वाइंडिंग जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1 ओम, इतना चीज़ दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि ZS, ठीक है। यहाँ पर एक, चलो डायग्राम से ही समझ लेते हैं। डायग्राम में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक ये है। ये सभी को हमारा जो है Z मान सकते हैं, ठीक नहीं। यहाँ पर रेजिस्टेंस और यहाँ पर XL है, ये इतना चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ZS टोटल ZS इज इक्वल टू क्या होता है, R² प्लस XS का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर R का मान दिया हुआ है और XS का मान निकालना है और ZS। अब यहाँ पर ZS हम कहाँ से निकालेंगे यहाँ पर जिस प्रकार से देख सकते हैं कि वोल्टेज और करंट दिया हुआ है, तो वोल्टेज और करंट दिया हुआ है, तो ये जो हमारा जो है वोल्टेज, तो ZS यहाँ पर थोड़ा से रिमूव कर देते हैं कुछ पॉइंट को, सॉरी। जिस प्रकार से यहाँ पर ZS इज इक्वल टू क्या है हमारा, R² प्लस XS², ठीक है। यहाँ पर R का मान तो दिया हुआ है 1 ओम दिया हुआ, और XS का मान फाइंड करना है और ZS का मान हमें निकालना। तो ZS का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, V ओपन सर्किट अपॉन ISC शॉर्ट सर्किट। तो ओपन सर्किट ये वाला है हमारे तो है लाइन, जो लाइन वोल्टेज है ये हमारे जो है फेस वोल्टेज में चेंज होगा, तो क्या किससे रूट हो जाता है 3 या फिर किलो को हम सिर्फ वोल्टेज में करेंगे तो 3300, ठीक नहीं। यहाँ पर 3300/√3 ये हमारे तो हैं फेस वोल्टेज में चेंज हो गए हैं। और ISC सर्किट, ISC का मान हमारा कितना दिया है 110√3, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको फाइनल अब जैसे रिमूव करेंगे तो यहाँ पर जो है 11 3 33, तो इस प्रकार से हमारे जो है 30 ऊपर 30/√3 हमारा 3 आ जाता है। सो इस प्रकार से हमारा 10 ओम आ जाता है, ठीक नहीं। ZS का मान 10 ओम आ गए, यहाँ पर इसका मान 10 ओम आ गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि R का मान क्या है 1 का स्क्वायर और XS का स्क्वायर, ये इतना। अब इसको हम कुछ चीज़ों को फिर रिमूव कर देते हैं। ये हमारा, ठीक है, ये इस प्रकार से इतना आ गया। अब इसके बाद फिर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक नहीं। 1 का स्क्वायर इसका मतलब 1 ही हो जाता है, प्लस XS का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर 100 - 1 इज इक्वल टू XS का स्क्वायर, फिर 99, ये हमारा 99 XS का स्क्वायर, और स्क्वायर को बाहर लेंगे तो √99। इस प्रकार से हमारा B फाइनल आंसर आ जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि देखिए, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड
ऑफ फाइंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज आल्सो नोन एज। देखिए इसमें जो है जो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड है, ठीक है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड ऑफ फाइनल वोल्टेज रेगुलेशन, इसको और क्या चीज़ बोला जाता है? तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड को हम और क्या बोल सकते हैं? जो ईएमएफ मेथड बोल सकते हैं, इसको हम सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड बोलते हैं, ठीक नहीं। अब यहाँ पर और कुछ जो चीज़ दिया हुआ है ये एमएमएफ, तो एमएमएफ इसको हम, ठीक नहीं, आर्मेचर टर्न मेथड बोलते हैं, आर्मेचर टर्न मेथड बोलते हैं, ठीक नहीं। अब यहाँ पर जीरो पावर फैक्टर मेथड को हम पोटियर मेथड बोलते हैं, पोटियर मेथड, ठीक नहीं। और यहाँ पर ये जो होते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस मेथड, ये अलग ही है। एक और होता है जो मेथड, एक अमेरिकन स्टैंडर्ड मेथड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड मेथड होता है, ठीक नहीं। इस प्रकार से हमारे होता है 4 मेथड टोटल होता है, ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है स्टार्टिंग करंट ऑफ स्ट्रेट टाइप रिपल्सन मोटर इज अबाउट खालिस्तान, ठीक नहीं, इट्स फुल लोड वैल्यू। देखिए यहाँ पर जो है स्ट्रेट टाइप रिपल्सन मोटर का जो स्टार्टिंग करंट होता है हमारा जो है आईएससी करंट होता है, ये जो होता है 3 to 4 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट का होता है, ठीक नहीं। ये हमेशा याद रखने वाली चीज़ है। इस प्रकार से ये फाइनल आंसर है। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए विच आर द फॉलोइंग मोटर इज ऑपरेटेड आइदर और डायरेक्शन और सिंगल फेस एसी सप्लाई, ठीक नहीं, एंड प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली सेम स्पीड एंड आउटपुट। अगर यदि ये सब ऐसा दिए हैं आइदर डीसी में भी और एसी में भी दोनों में वर्क कर रहे हैं, तो सिर्फ यूनिवर्सल मोटर को ही हमेशा सेलेक्ट करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर का ये है। इसमें पोल दिया हुआ है, वेव वाउंड दिए, ठीक नहीं, ये हमारे तो 600 कंडक्टर 700 आरपीएम। इसमें ईएमएफ फाइंड करना है और फ्लक्स पर पोल दिया हुआ है, ठीक नहीं। तो ईएमएफ फाइंड करना है, तो ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है? 5PNZ/60A, ठीक नहीं। अब यहाँ पर क्या क्या दिया है? फ्लक्स क्या है हमारा? ये है, तो फ्लक्स हमारा होता है 10 है, 10 मिली है, तो 10 की पावर -3 कर देंगे, ठीक नहीं। अब यहाँ पर पोल है, तो पोल हमारा होता है 6 पोल है, ये जो दिया हुआ है, और एन हमारा होता है 700 आरपीएम दिया है, और जेड कंडक्टर हमारा होता है 600, और इस प्रकार से 60। और आर्मेचर ए वेव वाउंड के लिए ए कमांड 2 होता है, और लेफ्ट वाउंड के लिए होता है ए = P होता है, तो हम ए = 2 कर देंगे, ठीक है। ई कमान है ये। अब इस प्रकार से हम इसको फाइनल सभी को रिमूव करते जाएंगे, तो जिस प्रकार से देख सकते हैं कि 1 2, ठीक नहीं, और यहाँ पर 3, ये हमारे इतना रिमूव हो गया है, और एक ये भी रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब इस प्रकार से ये यहाँ भी हो जाता है, और यहाँ से 2 पंचे 10, फिर हमारे होता है जिस प्रकार से देखते हैं तो ये तो हो गया 10 और रूट 3 6 600 ये हो गया, और इसमें और क्या बच गया है? हाँ, 5 6 के 30 आ गए यहाँ से, 5 6 के 30 × 7, ठीक नहीं, फिर 7 या 21 210, ये इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर डी हो जाता है। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि द एक्यूरेसी ऑफ डी आर्सोनोवा मूवमेंट यूज्ड इन कॉमन लाइब्रेरी मीटर इज अबाउट, ठीक नहीं, ये डैश ऑफ फुल स्केल रीडिंग। देखिए ये इसमें जो है डी आर्सोनोवा मूवमेंट का जो एक्यूरेसी ये बताना है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है जो एक्यूरेसी कितना % रहता है? 1% रहता है। ये हमेशा याद रखना, 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग का हमेशा 1% जो है एक्यूरेसी रहता है। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि द एक्सपेक्टेड वोल्टेज वैल्यू अक्रॉस एन एलिमेंट, ये हमारा होता है 50 वोल्ट, हाउएवर
वोल्ट मीटर रीड इट्स एस 48 वोल्ट, कैलकुलेट परसेंटेज एरर बोले हैं, ठीक है ना। देखिए हमारे यहाँ पर होता है जो एक्सपेक्टेड वोल्टेज जो होता है हमारे होता है 50 वोल्ट का है, ठीक नहीं। और यहाँ पर मीज़र कितना वोल्ट मीटर में रीड कितना कर रहे हैं, 48 वोल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एरर बताना है तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। और यहाँ पर होता है जो पहले वैल्यू कितना था हमारा 50 था बाई 50 और परसेंटेज में होता है तो हमारा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक नहीं। तो 50 दूनी 100, इस प्रकार से हमारा होता है 4% हमारा आंसर आ जाता है सी। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इसमें एक चीज़ याद करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी याद करना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसका मतलब होता है एच का मान होता है, एच इज इक्वल टू क्या होता है, एन आई बाई एल। एन इज इक्वल टू टर्न होता है, आई इज इक्वल टू एम्पियर, तो एम्पियर टर्न पर मीटर, एल का मान होता है हमारा मीटर में होता है, ठीक है। इसी को ही एच को ही हम क्या और क्या नाम इसका एक और फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू 2πr होता है। आई इज इक्वल टू हमारा होता है करंट होता है, करंट सर्कुलर करंट के रूप में होता है, और आर इज इक्वल टू हमारा एक रेडियस होता है। इस प्रकार से हम जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको हम और क्या नाम देते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोला जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि देखिए इसमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंस दिया हुआ है, ठीक नहीं, ऑप्टेन ये हमें VTH और RTH ये दोनों का मान फाइंड करना है। तो इसमें VTH और RTH का मान फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम फाइंड करना है VTH और RTH का मान। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम VTH ही देख लें। तो इस पॉइंट पर हम VTH देखेंगे तो इस पॉइंट पर हमारे होता है करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, एक ऐसे फ्लो हो रहा है और एक इस साइड फ्लो हो रहा है। इस साइड फ्लो हो रहा है, ये हमारा जो होता है करंट 0 हो जा रहा है, तो ये सिर्फ ये दोनों में ही फ्लो हो रहा है, ठीक नहीं। तो यहाँ से हमारा होता है VTH एक जंक्शन पॉइंट हमारा है, ठीक नहीं। VTH -20/3 प्लस VTH यहाँ पर हमारा होता है माइनस पहले है, ठीक नहीं। तो ये ऊपर की ओर हो रहा है, तो VTH माइनस का प्लस हो जाता है +10/6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर होता है हम जो दोनों है LCM को सेम करने के लिए हमारा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे देते हैं 2 VTH माइनस 20 दूनी 40 प्लस VTH प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम देते हैं यहाँ पर VTH तो 3 VTH हो जाता है, 3 VTH और ये हमारा होता है 30 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा इस साइड 30 और -30 का इस साइड 30 हो जाता है। तो VTH हमारा होता है 10 वोल्ट आ जाता है, ठीक नहीं। अब 10 वोल्ट इसमें भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 2 जगह हैं। अब इसमें देखते हैं कि अब इसमें तो निकल गए यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा तो है 10 वोल्ट दोनों में तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 10 वोल्ट सॉरी जिस प्रकार से हम 10 वोल्ट और 10 वोल्ट ये दोनों में तो आ गए हैं। अब यहाँ हम RTH का मान फाइंड करना है। RTH का मान फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इसको शॉर्ट कर देंगे और इसे भी शॉर्ट कर देंगे। इस प्रकार से हम ये दोनों हमारा किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो 3 × 6 3 9 हो जाएगा और ये हमारे देते हैं सीरीज़ में हो जाएगा, तो +3 हो जाता है, ठीक है। अब इस प्रकार से ये हमारा होता है आपस में कट जाएगा या फिर देख लेंगे काटेंगे तो जैसे भी हो। तो यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9, ठीक है। और 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 3 2 5 हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा था 5 ओम, तो यहाँ पर 5 ओम है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अ सिंगल फेस लाइन कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्ग सॉलिड कंडक्टर ईच हैविंग अ, ठीक है, रेडियस ऑफ r मीटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ d मीटर, व्हाट विल बी कैपेसिटेंस बिटवीन। देखिए इसमें क्या है हमारा देख सकते हैं कि एक जो 2 कंडक्टर दिया है, ठीक नहीं। यहाँ पर बोला है कि 2 सॉलिड कंडक्टर, 2 कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 2 कंडक्टर में हमारा तो है जो रेडियस है, यहाँ पर जो रेडियस है r है और ये दोनों के बीच में सेपरेटेड d डिस्टेंस d मीटर है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैपेसिटेंस का मान फाइंड करना है। तो कैपेसिटेंस का मान फाइंड करना है तो इसके लिए हमारा जो है एक फार्मूला होता है
C इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर C इज इक्वल टू क्या होता है, पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r बाई नेचुरल लॉग d बाई r होता है। ये हमारा होता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का मान होता है, ये जो दो कंडक्टर के बीच का जो दूरी है वो, ठीक है। अब यहाँ पर पाई का मान कितना होता है, ठीक है, पाई का मान 3.14 होता है और एप्सिलॉन 0 का मान होता है, एयर के लिए हमारा क्या होता है जी, एयर के लिए हमारा 1 होता है, और एप्सिलॉन r का मान क्या होता है हमारा 8.85, ठीक नहीं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 हो जाता है, ठीक नहीं, इंटू 10⁻⁻12 हो जाता है बटा। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो होता है नेचुरल d बाई आर, नेचुरल d बाई आर को हम और क्या लिख सकते हैं कि एक 2.30 log d बाई आर लिख सकते हैं, ठीक है, 2.3 log d बाई आर। सो इस प्रकार से हम सभी को जब पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बी आ जाता है, जो 0.012 log d बाई आर माइक्रोफैरड पर किलोमीटर। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये हमारा क्वेश्चन में क्या बोलता है, हाईएस्ट रेटिंग ऑफ ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल, ठीक है नहीं, इसमें ट्रिपल पोल बोला है, ठीक नहीं, तो ट्रिपल मतलब 3 फेस है, 1 2 3, ठीक है, और एक न्यूट्रल है, विथ न्यूट्रल के साथ है, ये न्यूट्रल है, ये एक MCB है, ठीक है। ये हाईएस्ट रेटिंग कितना का रहता है, जो तो 63 एम्पियर का रहता है। अब यहाँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड हीटिंग एलिमेंट। देखिए इसमें गुड हीटिंग एलिमेंट का जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या नहीं है, तो सबसे पहले डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या क्या चीज़ है इस चीज़ को देखते हैं। अगर दी कोई भी इसमें से एक नहीं है तो है क्या क्या चीज़ देखते हैं। तो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका मतलब क्या होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है हमारा रो L बाई ए होता है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि R बाई रो इज इक्वल टू L बाई ए, ठीक है, या फिर प्रोपोर्शनल जो भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये हाई होता है, जब ये हाई होगा तो हमारे होता है यहाँ पर होता है जो इसका लेंथ होता है, ठीक नहीं, लेंथ आप क्या बोलते हैं कंडक्टर, ये हमारा होता है कम होगा। तो जैसी लेंथ ऑफ कंडक्टर हमारा कम होगा तो इसका जो होता है कॉस्टली, जो फर्नेस कॉस्टली है वो भी कम होगा, तो इसलिए ये हमारा होता है ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं कि हाई डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इसका मतलब क्या होता है लचीलापन, जो हमारे तो कंडक्टर है वो लचीलापन होना चाहिए ताकि ये जो है आसानी से न टूटे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये हमारे होता है गलत है, ठीक है। तो ये हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ना होकर हमारा होता है लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्यों होना चाहिए, अगर यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस न ही बढ़े न ही घटे, कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमारा लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। अब यहाँ पर एक हमारा होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए। हाई मेल्टिंग टेम्परेचर इसलिए होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पर ही हमारा मेल्ट हो, ठीक नहीं, ये हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट हो, ठीक है। कम टेम्परेचर पर मेल्ट होगा तो फिर बर्न टूट जाएगा, तो हमारा होता है मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा होता है 1400 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये होता है मेल्टिंग जो हमारा होता है एक हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बनाया जाता है, जो हमारा होता है 1400 डिग्री सेल्सियस का होता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कांडो सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेक्शन, ठीक है, इसमें डे सप्लाई फ्रॉम द सब स्टेशन इज पिक्ड अप बाई लोकोमोटिव थ्रू अ सिग्नल ओवर हेड कॉन्टैक्ट वायर, ठीक है। ये हमारा कितना होना चाहिए, जो होता है कांडो सिस्टम का, जो इलेक्ट्रिक सिस्टम का जो सप्लाई वोल्टेज कितना होना चाहिए हमारे तो है 6 kV
और 50 हर्ट्ज़ का होना चाहिए। ये हमारा होता है 50 हर्ट्ज़ होता है, इंडिया में ही लागू होता है। अब यहाँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि थर्मोकपल्ड मीटर आर एसी मीटर दैट रिस्पॉन्ड टू द ये डैश ऑफ सिग्नल। देखिए इसमें क्या है कि हमारे होता है थर्मोकपल्ड मीटर का जो एसी मीटर है वो इसको किस में मेज़र किया जाता है, ये हमारे होता है आरएमएस वैल्यू में मेज़र किया जाता है, ठीक है। और जैसे मान के चलो डीसी मीटर अगर दिया होगा तो डीसी मीटर अगर दिया होगा तो ये हमारा होता है एवरेज वैल्यू में मेज़र किया जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से देख सकते हैं फॉर एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज आर करंट 1 साइकिल इज इक्वल टू कितना होता है, ठीक है। तो 1 साइकिल इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा 1 साइकिल है, तो 1 साइकिल में कितना बार अल्टरनेशन हो जाता है, एक बार हो रहा है और ये 2 बार होता है। इस प्रकार से हमारे होता है 2 अल्टरनेशन हो जाता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन अ डीसी जनरेशन में जो होता है ब्रश, ये हमारा होता है ब्रश किसका बनाया जाता है, तो ब्रश हमारा होता है कार्बन और या फिर ग्रेफाइट का बनाया जाता है। इस प्रकार से हम और देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा होता है ब्रश ऐसा है, ठीक नहीं, ये वाला पॉइंट हमारा ब्रशेस हैं जो कार्बन और ग्रेफाइट का बनाता है। यहाँ पर एक कम्यूटेटर है पीले कलर का जो हार्ड कॉपर वायर का बनाया जाता है, ठीक नहीं। ये वाला हमारा एक फ्रेम है या फिर योग जो कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा होता है आर्मेचर है जो सिलिकॉन का स्टील का बनाया जाता है। और यहाँ पर ये हमारा होता है सॉफ्ट है, ठीक है। इस प्रकार से हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ये दिया हुआ है जो इसका जो होता है क्लोज लूप वोल्टेज ज्ञात करना है। क्लोज लूप वोल्टेज इसका मतलब क्या होता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पर हम जिस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर जो होता है हमारे होता है इनपुट VPP है, ठीक नहीं, और आउटपुट हमारा यहाँ पर दे सकते हैं कि V आउटपुट यहाँ पर आ रहा है, ठीक नहीं। यहाँ पर होता है हमारा V आउटपुट। तो यहाँ जिस प्रकार से देखते हैं यहाँ पर एक लूप लगाते हैं, ठीक है। तो लूप लगाते हैं कि ये जंक्शन पॉइंट पर, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा ये इस पॉइंट पर हमारा होता है जिस प्रकार से नोड लगाते हैं तो 1 VPP, ठीक है। और यहाँ तो ग्राउंडेड है इसलिए -0 बाई यहाँ पर 10 किलो ओम, ठीक नहीं। अब इसी पॉइंट पर ही हमारा क्या है इस साइड भी जा रहा है, ठीक है, प्लस, ठीक है, 1 VPP माइनस यहाँ इस साइड जा रहा है तो V0 बाई 100 किलो, ठीक है, इज इक्वल टू ये 0 हो जाता है। अब इस प्रकार से होता है हर को इक्वल करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इस प्रकार से हमारे होता है 10 इस साइड 100 किलो में इस साइड चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 VP और 1 VP ये हमारा होता है 11 VPP हो जाता है माइनस V0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस साइड पक्षांतर करेंगे तो 11 VPP इज इक्वल टू V0। अब यहाँ पर देखते हैं कि V0 बाई VPP इज इक्वल टू 11, ये हमारा 11 आंसर डी आ जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि विच आर द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज़ लोवेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए लोवेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू ये इसमें से कौन सा होता है, तो ये हमारा होता है लिग्नाइट होता है, ठीक है। पेट्रोल का तो बहुत ही अच्छा रहता है, डीजल का भी रहता है, ठीक है, एंथ्रेसिक कोल का भी रहता है। ये सब जो होता है हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है, लेकिन ये होता है लिग्नाइट हमारा होता है लोवेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखिए
इसमें फ्लोरोसेंस की फिनोमिना पर कौन से लैंप इसमें वर्क करता है, तो हमारा होता है फ्लोरोसेंस से हमारा क्या होता है, फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि देखिए, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस पर कंडक्टर इन अ 3 फेस लाइन इज, ठीक नहीं, डैश टाइम द लूप इंडक्टेंस फॉर द सिंगल फेस लाइन। देखिए इसका जो हमारे होता है 3 फेस, ठीक नहीं, 3 फेस लाइन का जो होता है इंडक्टेंस है, ये हमारा कितना गुना होता है, हमारा जो होता है 1/2 गुना हमारा ये जो है सॉरी एल सिंगल फेस, ये सिंगल फेस का होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा बी फाइनल आंसर आ जाता है। ये जिस प्रकार से देख सकते हैं हम, इसमें आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है, तो आरएमएस वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है। तो क्या फार्मूला होता है इसका, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर जिस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमारा टी होता है, ठीक नहीं, और ये टी होता है, तो टी इज इक्वल टू क्या है हमारा 4 है। ठीक है, ये 4 लिखा हुआ है 4 के अंतराल में हो रहा है। और यहाँ पर जिस प्रकार से देख सकते हैं इसका जो है रेंज है हमारा 50 है, तो यहाँ पर हम एक्स टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 50t/4। तो 50t/4 हमारा कितना होता है, 12.5t, ठीक नहीं, तो 12.5t हमारा ये एक्स टी का मान होता है। तो यहाँ पर आर एम एस वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, √1/t, ठीक है, 0 to t एक्स टी का स्क्वायर डी टी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर t का मान क्या है हमारा 1/4 है, और यहाँ पर 0 to 4, और एक्स टी का मान हमारा कितना हो जाता है 12.5 t का स्क्वायर और डी टी हो जाता है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा 1/4, ठीक है, ये इस साइड आएगा तो 12.5 का स्क्वायर, ठीक है, और t का स्क्वायर का अगर यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 3/3, और यहाँ पर क्या है 4 और 0, ये हमारा तो है वो लिमिट है। ठीक है, अब इसको हम बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 12.5 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 जो हमारा होता है √3 हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट ये हमारा होता है t की पावर 3, अब यहाँ पर होता है लिमिट में हमारा होता है 4 और 4 के, तो 4 की पावर 3 ये आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि 1/2 12.5 और √3, अब यहाँ पर हमारा होता है 2, अगर दी 2 का स्क्वायर इंटू 3 हमारा तो है, इसका मतलब 2 की पावर 3। इस प्रकार से इसको कुछ को हम मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर, अब ये अगर यदि 2 का स्क्वायर इसका मतलब 4, तो 12.5 इंटू 4/√3, यहाँ पर हमारा कितना आ जाता है 4 5 20 और 12, इसका मतलब होता है 50/√3। इस प्रकार से बी आंसर आ जाता है हमारा। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि पॉलीस्टाइरीन हमारे होता है क्या, किसका एग्जाम्पल है, तो पॉलीस्टाइरीन हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये जो है ये एक इंसुलेटर है। ठीक है, ये हमारे इंसुलेटर है, तो सेमीकंडक्टर में तो जर्मेनियम सिलिकॉन ये सब हो जाता है, सुपर कंडक्टर अलग ही है, कंडक्टर हमारे क्या होता है एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर, ये हमारे तो हैं कंडक्टर केस में आता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि ये हमारा होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला है, ठीक नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बेस पर, ये डायरेक्शन किसके कौन से रूल्स को फॉलो करता है। देखिए एक जो होता है मोटर और एक जो होता है हमारा जनरेटर, तो मोटर हमारा होता है लेफ्ट हैंड को फॉलो करता है और जनरेटर हमारा किसको फॉलो करता है, राइट हैंड को फॉलो करता है। ठीक है नहीं, तो राइट हैंड कौन सा है हमारा, ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स।
ये हमारा देते हैं, देखिए इसमें क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट सिस्टम मोर देन 90% ऑफ टोटल लाइट फ्लक्स इज मेड टू फॉल डायरेक्शन ऑन वर्किंग प्लेन विद द हेल्प ऑफ, ठीक नहीं, डिफ रिफ्लेक्टर। देखिए इसमें 4 प्रकार का लाइटिंग इसमें होता है। एक डायरेक्ट लाइटिंग होता है, ठीक है, और सेकंड में जो होता है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग होता है। फर्स्ट डायरेक्ट लाइटिंग, सेकंड में सेमी डायरेक्ट लाइटिंग, ठीक नहीं, थर्ड हमें इनडायरेक्ट लाइटिंग होता है, और फोर्थ हमें सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग, और फिफ्थ हमें जनरल डिफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट लाइटिंग के बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट लाइटिंग में क्या होता है, हमारा जितना भी फोकस है ये हमारा होता है 90% फॉल होता है, नीचे की ओर गिरता है, ठीक नहीं। तो आंसर तो फर्स्ट ही है, सेकंड वाला बता रहा हूँ सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। तो सेमी डायरेक्ट लाइटिंग में हमारा क्या होता है कि 60 से 90% हमारा फॉल होता है, ठीक नहीं, नीचे की ओर गिरता है। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट लाइटिंग में क्या बोलता है कि ये हमारा ऊपर की ओर, ठीक नहीं, ऊपर की ओर होता है 90% अप डायरेक्शन में लाइट होता है। और सेमी डायरेक्ट लाइटिंग में क्या होता है, हमारा होता है 60 टू 90% हमारा होता है ऊपर की ओर होता है, ठीक नहीं। अब यहाँ पर एक जनरल डिफ्यूज़न लाइटिंग, तो जनरल डिफ्यूज़न लाइटिंग में हमारा क्या होता है 50% नीचे की ओर फॉल होता है जो लाइट, और 50% ऊपर की ओर लाइट फॉल होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि अ हाइब्रिड VR स्टेपिंग मोटर हैज़ 8 मेन पोल विच हैज़ बीन, ठीक है नहीं, कॉस्टल्ड अ हैव 5 टीथ ईच, इफ रोटर हैज़ 50 टीथ कैलकुलेट द स्टेपिंग एंगल। देखिए इसमें स्टेपिंग एंगल का एक फार्मूला होता है कि बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है कि NR माइनस NS अपान NR इंटू NS होता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता है NR दिया हुआ है, इसका मतलब होता है रोटेट, ठीक नहीं, रोटर स्पीड ये कहलाता है हमारा। तो रोटर हैज़ 50 टीथ दिया ही हुआ है, ठीक नहीं, तो ये हमारा 50 टीथ हो जाता है। और ये हमारा होता है NS, इसका मतलब होता है सिंक्रोनस स्पीड का होता है हमारा, होता है 8 मेन पोल दिया है और होता है इसमें 5 टीथ दिया हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई हमारा होता है NS का मान हो जाता है। तो 8 इंटू 5 हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर 50 इंटू 8 इंटू 5, तो यहाँ पर होता है 8 पंचे 40, ठीक है। तो 50 में से 40 गए तो 10, और फिर ये हमारा होता है 50, 8 और 5, ठीक है। ये हमारा इतना होता है, और यहाँ पर हम 360 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमारा होता है एक एंगल कंप्लीट हो जाता है, ठीक नहीं, ये इसलिए हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से हम काटा सकते हैं, ठीक है। तो सो फाइनल इसमें कंप्लीट अगर यदि काटेंगे तो हमारा कितना आ जाता है 1.8 एंगल हमारा आंसर आ जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूज हैज़ हाईएस्ट रेटिंग, ठीक है, हाईएस्ट रेटिंग बताना है। तो हाईएस्ट रेटिंग इसमें से कौन सा है तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो है जो देखिए पोल है, ठीक नहीं, तो पोल फ्यूज़ हमारा हाईएस्ट रेटिंग है। सबसे पहले पोल में ही रहता है ना, पोल के बाद हमारा जो है यहाँ पर क्या आता है मीटर आता है, ठीक है, मीटर आता है। मीटर के बाद हमारा होता है यहाँ पर होता है सब सर्किट आता है, ठीक नहीं, सॉरी मेन सर्किट आता है। मेन सर्किट के बाद फिर हमारे यहाँ पर सब सर्किट आता है। तो जितना भी जो पोल है, पोल के पास जो फ्यूज़ होता है यही हमारा होता है हाईएस्ट रेटिंग का रहेगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड हैज़ अ कोर लॉस, ये कोर लॉस दिया हुआ है, ठीक नहीं, ड्रॉन अ करंट का मान दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इंड्यूस्ड EMF इतना है। तो नो लोड पावर फैक्टर और कोर लॉस ये दोनों बताना है। नो लोड पावर फैक्टर इसका मतलब क्या होता है कि cos 50 का मान बताना है, और कोर लॉस का मान बताना है। कोर लॉस इसका मतलब IW का मान बताना है। तो हम जिस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए IW, तो IW का मान क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला
आई डब्ल्यू इज इक्वल टू आई जीरो कॉस फाई होता है, ठीक है। और ये कॉस फाई का मान निकालना है, ये दोनों का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले तो कॉस फाई का मान निकालते हैं। तो कॉस फाई का मान निकालने के लिए हम कहाँ से निकालेंगे, तो सबसे पहले तो वाट दिए हैं, ठीक नहीं, ये सब दिए हुए हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई कॉस फाई होता है, ठीक है। अब कोर लॉस है तो कोर लॉस इसका मतलब जीरो इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हैं और ये भी हैं। तो इस प्रकार से हमारा होता है 50 और वोल्टेज का मान हमारा कितना हो जाता है 230 वोल्ट और आई जीरो का मान हमारा होता है 2 एम्पियर, ठीक नहीं। और यहाँ पर हमारा होता है कॉस फाई का मान आ जाता है। तो कॉस फाई का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा होता है कॉस फाई का मान 5/23 × 2। ये हमारा अगर यदि फाइनल इसको सॉल्व करेंगे तो 0.108 ये हमारा कॉस फाई का मान होता है। तो यही कॉस फाई का मान को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आज जिस प्रकार से लिखेंगे तो आई जीरो का मान हमारा 2 है, 2 × 0.108 इसका हमारा मान कितना हो जाता है 0.216, ठीक नहीं, 216 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जाता है बी फाइनल आंसर हो जाता है। ये 108 और 216 ये हमारा जाता है कोर लॉस करंट। अब यहाँ हम देखते हैं कि 30 नंबर का क्वेश्चन है, मिनिमम साइज ऑफ कॉपर स्ट्रिप टू बी यूज एन अर्थ इलेक्ट्रोड मस्ट बी। देखिए यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप का हम अर्थ इलेक्ट्रोड बनाते हैं। यहाँ पर रहता है एक ज़मीन है, ठीक नहीं, यहाँ पर रहता है कॉपर स्ट्रिप का लगाते हैं। तो जो कॉपर स्ट्रिप का जो होता है इसका जो होता है लेंथ है और इसका जो होता है मोटाई है, ये दो ही चीज़ को देखेंगे। तो ये हमारा कितना होना चाहिए, ये हमारा जो होना चाहिए जो होता है 25 mm और 1.6 × 1.6 mm ये हमारा कॉपर का है। अगर यदि ये कॉपर के स्थान पर हमारा होता है स्टील रहता है, स्टील या फिर GI वार रहता है, ठीक नहीं, तो GI वार रहता तो हमारा क्या हो जाता है 25 mm और × 4 mm, ठीक है। ये हमारा होता है 4 mm हमारा इसका मोटाई को शो करता है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि इसमें देखिए फाइंड क्या करना है, लास्ट में देखते हैं ना। फाइंड क्या करना है कि ये जो होता है व्हाट विल बी द रनिंग स्पीड, ठीक है, रनिंग स्पीड को हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट विल बी द रनिंग स्पीड ऑफ 6 पोल सिंक्रोनस मोटर कनेक्टेड, ये इतना और 50 हर्ट्ज सप्लाइड, ठीक है। तो हम देखते हैं कि NS इज इक्वल टू 120 F/P होता है, ठीक नहीं। तो 120 F क्या होता है हमारा होता है 60 हर्ट्ज होता है, 60 हर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ पर P हमारा कितना होता है 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 10 इस प्रकार से हमारा होता है 1200 ये RPM आ जाता है, बी आंसर। अब यहाँ हम देखते हैं जिस प्रकार से हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एसोसिएटेड स्पेसिफाइड विथ न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट के ठीक नहीं इसमें बोला है। तो ये हमारा सबसे पहले देखते हैं कि सुपर हीटर, ये सुपर हीटर हमारा होता है किसका है, थर्मल पावर प्लांट का है, ठीक नहीं। ये ब्रीडर रिएक्टर ही हमारा होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, इसलिए हमारा ये सेकंड आंसर तो सही हो रहा है। और देखते हैं इंड्यूस्ड ड्रॉप ऑफ हैंड, ये हमारा थर्ड पावर प्लांट का ही पार्ट है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये भी हमारा थर्मल पावर प्लांट का ही है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि ये सिंबल किसका है ये बताना है। तो सिंबल किसका है, जिस प्रकार से यहाँ पर 2 कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर हमारा किसका शो करता है, वैरेक्टर डायोड को शो करता है। ये वैरेक्टर डायोड इसका मतलब होता है ये कैपेसिटर के फॉर्म में रहता है जो वैरेक्टर डायोड को शो करता है, ठीक है। अब जेनर डायोड तो अलग ही है, ठीक है, ये जेनर डायोड हमारा ये है। और यहाँ पर रहता है टनल डायोड, ये टनल डायोड है, ठीक है। और यहाँ पर रहता है फोटो डायोड, तो फोटो डायोड में हमारा क्या होता है ये ऐसा होता है फोटो डायोड, ये फोटोन गिरता रहता है। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जे देखिए ये हमारा थर्मल पावर प्लांट से संबंधित है।
इसलिए इस डायग्राम को भी शो कर दिया हूँ। अब यहाँ पर देता है ये इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट जो दिए हैं ये इसमें से हैं, मतलब किसका है ये बताना है। बॉयलर, ठीक है, सुपर हीटर और इकोनॉमाइजर एंड एयर प्री हीटर, ये किसका है ये बताना है। तो स्टीम जनरेटिंग यूनिट, सेकंड में देख सकते हैं कोल एंड एस हैंडलिंग प्लांट, थर्मल टरबाइन एंड अल्टरनेटर यूनिट और कूलिंग यूनिट। तो स्टीम जनरेटिंग यूनिट, ये हमारी स्टीम जनरेटिंग यूनिट है जिसमें देता है बॉयलर है, ठीक नहीं, और यहाँ पर सुपर हीटर है, सुपर हीटर के बाद फिर इकोनॉमाइजर है, इकोनॉमाइजर के बाद फिर एयर प्रीहीटर यहाँ पर है। ये हमारा होता है स्टीम पावर प्लांट या फिर थर्मल पावर प्लांट है, इसी को ही बोलते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि यहाँ पर जो होता है अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट नोड एट एनी इंस्टेंट इज 0। यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक नहीं, और यहाँ पर जो होता है जितना भी जो दिया है ये हमारा होता है अलजेब्रिक सम हमारा फाइनल 0 होता है। ये किसके बेस पे फॉलो होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ के बेस पे हमारा फॉलो होता है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस, ये सेल्फ इंडक्टेंस 2 कॉइल दिया हुआ है, L1 का मान 3 हेनरी और L2 का मान हमारा होता है 2 हेनरी रिस्पेक्टिवली, हैव म्यूचुअली इंडक्टेंस, यहाँ पर M का मान दिया हुआ है 2 हेनरी, ठीक है। देयर आर कनेक्टेड इन सीरीज़, ठीक है, ये हमारे जो है सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। कैलकुलेट एनर्जी ज्ञात करना है। एनर्जी ज्ञात करने के लिए हमारा E इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 LI² होता है, ठीक है। व्हेन सेल्फ एंड म्यूचुअल फ्लक्स आर इन सेम डायरेक्शन, अगर यदि ये हमारे होता है सेम डायरेक्शन में है, ठीक नहीं, तो सेम डायरेक्शन में इसका मतलब होता है टोटल इक्विवेलेंट हमारा क्या होता है L1 प्लस L2 प्लस होगा यहाँ पर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है इसलिए, ठीक है, 2m हो जाएगा, ठीक है। तो L1 का मान 3, 2 और यहाँ पर देता है 2 × 2 ये हो जाता है, तो यहाँ पर देता है 2 दूनी 4 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 होने के बाद फिर यहाँ पर 5 4 9, इस प्रकार से हमारा होता है 9, ये हमारा होता है 9 हेनरी आ जाता है। अब इसी को ही हम यहाँ पर रखते हैं 1/2 9 × I का मान हमारा कितना है, ये हमारा I का मान है तो 4, तो 4 स्क्वायर हो जाता है, ठीक है नहीं, तो 1/2 × 9 × 4 × 16 हो जाएगा, तो 2 × 2 और 2 × 8 = 16, तो 9 × 8 = 72, इस प्रकार से हमारा B आंसर आ जाता है। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि लक्स 1 लक्स इज इक्वल टू क्या है, तो 1 लक्स जो है हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो ये हमारा होता है ल्यूमन पर मीटर को स्क्वायर, 1 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर को शो करता है। तो इसमें एक चीज़ कुछ चीज़ देख लेते हैं कि सबसे पहले तो LF बना देते हैं, ठीक नहीं, LF उसके बाद फिर I बना देते हैं, I बनाने के बाद ये दोनों का हमारा होता है LI कर देते हैं, LI करने के बाद हम यहाँ पर फाइनल L बना देते हैं, ठीक है, और B इसी को, तो LF इसका मतलब होता है हमारा क्या है ल्यूमन फ्लक्स का यूनिट क्या होता है ल्यूमन होता है, ठीक है। I इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे होते हैं, ठीक है नहीं, इल्यूमिनेंस या फिर इल्यूमिनेशन, इसका हमारा जो है यूनिट क्या होता है ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को ही हम लक्स बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता है ल्यूमन इंटेंसिटी, तो ल्यूमन इंटेंसिटी को हम कैंडल पावर बोलते हैं, तो कैंडल पावर इसका यूनिट क्या होता है कैंडेला होता है, ठीक है। और यहाँ पर ल्यूमिनेंस या फिर ब्राइटनेस, इसका फार्मूला क्या होता है कैंडल, ठीक नहीं, कैंडला पर मीटर स्क्वायर होता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टीम पावर प्लांट में हमारा रीहीट फैक्टर, ये रीहीट फैक्टर का मान बताएं, तो रीहीट फैक्टर ये कितना होता है इस चीज़ को देखना है हमें, ठीक नहीं, तो रीहीट फैक्टर इसे कितना होता है 1.1 to 1.5, ये हमारा होता है रीहीट फैक्टर जो स्टीम पावर प्लांट में होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है।
अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए यहाँ पर होता है मैग्नेटिकली आइसोलेटेड कॉइल के लिए हमारा कॉपलिंग कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए। तो कॉपलिंग कोएफिशिएंट किस टर्म में देखते हैं कि इसका एक फार्मूला होता है m इज इक्वल टू क्या होता है KL1L2। यही कॉपलिंग कोएफिशिएंट का मान पूछा है। अब जिस प्रकार से देखते हैं कि अगर 0 होगा, ठीक नहीं, अगर यदि k का मान 0 से 0.5 के बीच में होगा या फिर k का मान 0.5 से 1 के बीच में होगा, अगर यदि k का मान 1 होगा तो सभी के केस में हम बताते हैं। अगर यदि इसका मान 0 होगा तो इसका 0 होगा तो ये हमारा होता है मैग्नेटिकली आइसोलेटेड होता है, ठीक है। अगर यदि 0 से 0.5 के रूप में होता है तो ये लूजली कपल्ड होता है, कपल्ड होगा। अगर यदि 0.5 से 1 के बीच में होगा तो हमारा टाइटली कपल्ड होता है, ठीक नहीं। और अगर यदि 1 का मान होता है हमारा तो आइडियली कपल्ड होता है, आइडियली कपल्ड। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है अधिकतर। तो 0 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है जो मैग्नेटिकली आइसोलेटेड होता है, जो एक दूसरे से आइसोलेटेड होता है। एक दूसरे से आइसोलेटेड इसका मतलब होता है हमारा जो है वाइंडिंग का फर्स्ट ट्रांसफार्मर और यहाँ पर होता है सेकंड ट्रांसफार्मर, एक दूसरे से एकदम पूरा आइसोलेटेड रहता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ सिंक्रोनस मशीन which of the following are accounted for in short circuit test loss। इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि I² और लॉस इन द आर्मेचर वाइंडिंग ड्यू द फॉलोइंग ऑफ शॉर्ट सर्किट AC करंट, ये सही है, ठीक है। सेकंड देखते हैं लोकल कोर लॉस कॉसेज बाई आर्मेचर लीकेज फ्लक्स, ये भी सही है। कोर लॉस ड्यू टू द रिलक्टेंस एयर गैप फ्लक्स, ये भी सही है, ठीक है नहीं। विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस, ये भी सही है। तो ये इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट लॉस में इतना हम फाइंड करते हैं तो सभी हमारा सही हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर रहता है 1 2 3 एंड 4, ये सभी हमारा सही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि विच ऑफ द मशीन गिवन इन द ऑप्शन हैज़ स्केच्ड फेजर डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। ए कमांड दिया हुआ है एट अ टाइम ऑफ स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग के केस में दिया हुआ है, ठीक नहीं। और यहाँ पर देता है बी एट रनिंग कंडीशन, यहाँ पर रनिंग कंडीशन में दिया हुआ है। वेयर आई ए करंट इन ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जहाँ पर ये आई हमारा देता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग को शो करता है और आई एम हमारा किसको शो करता है, ये हमारा देता है मेन वाइंडिंग को शो करता है, ठीक नहीं। तो इस केस में हम देखते हैं कि ये जो डायग्राम है, ये जो होता है फेजर डायग्राम है, ये किसका है। तो ये वाला हमारा होता है जो एक 90 एंगल को शो करता है, ठीक नहीं। तो ये हमारा होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर को शो करता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में देखते हैं कि यूजुअली रेजिस्टेंस यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी यूज, ठीक है। यहाँ पर होता है यूजुअली रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बोला है तो रेजिस्टेंस से ही हम जिस प्रकार से देखते हैं कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है हमारा ओम होता है, ठीक नहीं। और यही रेजिस्टेंस में ही हमारा होता है लॉस होता है जो वॉटेज लॉस बोल सकते हैं या फिर वॉट रेटिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर होता है P और R, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर होता है ओमिक एंड विंडेज रेटिंग हमारा इसमें आंसर आ जाता है। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि टू वैल्यू कैपेसिटर रनिंग मोटर स्टार्ट, ठीक नहीं, रन मोटर स्टार्ट विथ हमारा इतना ये कैपेसिटर एंड रन विथ ये कैपेसिटर। तो स्टार्ट के केस में हमारा होता है कैपेसिटर होता है हाई कैपेसिटर का यूज़ होता है और रन कैपेसिटर केस में हमारा होता है लो कैपेसिटर का यूज़ होता है। तो हाई कैपेसिटर हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कितना का होता है हमारा 50 to 100 माइक्रोफैराड का होता है। और लो कैपेसिटर हमारा होता है ऑयल या फिर पेपर कैपेसिटर होता है, ठीक नहीं। तो ये हमारा कितना होता है 2 to 220 माइक्रोफैराड का होता है। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये हमारे होता है क्वेश्चन क्या बोलता है कि देखिए
इसमें हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज आर करंट रिप्रेजेंट रियल मैग्नीट्यूड। ये हमारा होता है एसी वोल्टेज जो 230 वोल्ट बोलते हैं, ये किस में होता है, ये हमारा होता है आरएमएस वैल्यू होता है। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टीम पावर प्लांट में ब्लो डाउन बोला है, ब्लो डाउन इज बेसिकली नथिंग बट वॉटेज ऑफ, ठीक है ना, ये जो होता है वॉटेज ऑफ डेस फ्रॉम द बॉयलर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो है हमारा जो होता है, ये जो ब्लो डाउन होता है, ये ब्लो डाउन ऐसे टाइप का होता है। यहाँ पर होता है हमारा एक होता है ब्लो डाउन, यहाँ पर होता है वाटर फिल होता है, ठीक है, यहाँ पर वाटर फुल होता है, तो इसी को ही बोला है हमारा वाटर को ही। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टार्क इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर इसमें से सिंक्रोनस मोटर का टर्म है, इसमें कौन सा संबंध सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा टार्क का होता है, तो पुल इन टार्क, पुल आउट टार्क, ठीक नहीं, रनिंग टार्क, ये हमारा होता है इस सिंक्रोनस मोटर केस होता है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक डाउन टार्क नहीं होता है, ठीक है। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देखिए फेजर डायग्राम ऑफ लोड, यहाँ पर होता है फेजर डायग्राम ऑफ लोड। इसका देखते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से ये जो होता है फेजर डायग्राम देख सकते हैं, तो एक वोल्टेज है, ठीक नहीं, और करंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आरएल लोड है या फिर आरएलसी लोड हो सकता है विथ इंडक्टिव रिएक्टेंस मोर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये मान सकते हैं हम। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है, द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग इम्पिडेंस ऑफ 50 हर्ट्ज कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, यहाँ पर जेड एम का मान दिया है और यहाँ पर जेड ए का मान दिया है, ठीक नहीं। डिटरमाइन वैल्यू कैपेसिटर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग टू अचीव अ फेज डिफरेंस 90 एंगल बिटवीन द करंट ऑफ द टू वाइंडिंग एट स्टार्टिंग। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से दिया है कि ये हमें निकालना क्या चीज़ है, यहाँ पर निकालना क्या चीज़ है, ये जो डिटरमाइन कैपेसिटर, कैपेसिटर इसका मतलब सी का मान निकालना है। तो सी का मान निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला आता है, तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/2πfc, ठीक नहीं, यहाँ से निकलेगा हमारा। अब यहाँ से हम एक फार्मूला जानते हैं कि देखिए यहाँ पर होता है एक 10 है, 10 इनवर्स एक्स ए माइनस एक्स सी बाई आर ए माइनस 10 इनवर्स एक्स एम बाई आर एम इज इक्वल टू, ये हमारे होता है 90 एंगल है, इसको शो करते हैं, ठीक है, 90 एंगल को शो करते हैं। अब यहाँ पर होता है 10 इनवर्स, यहाँ हमारा होता है, ये जो देख सकते हैं कि एक्स ए हमारा ये है 3 है, ठीक है, तो 3 माइनस एक्स सी बाई ये आर एक किसको शो करता है हमारा, ये जो है 7 को शो करता है, ठीक है, 7 माइनस 10 इनवर्स, ये हमारा जो किसको शो करता है 3, ये 3 और 3 ये दोनों को शो करेगा, एम एम है इसलिए 3/3 और 90 एंगल। इस प्रकार से जिस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमारा फाइनल 180 इसमें एक आंसर आता है। तो 180 का मान हमारा कितना आ जाता है, 10 आ जाता है, और इसमें हम 10 रखेंगे तो हमारा फाइनल सी का मान कितना हो जाता है, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सी का मान हमारा यहाँ पर एक आता है कि 318 माइक्रोफेरेड, ये आंसर आ जाता है। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीरो पावर फैक्टर मेथड, जीरो पावर फैक्टर मेथड केस में हमारा अल्टरनेटर में क्या चीज़ डिफाइंड होता है। तो जीरो पावर फैक्टर केस में देखते हैं कि ये हमारा होता है वोल्टेज रेगुलेशन को ही, ये जीरो पावर फैक्टर हमारा होता है वोल्टेज रेगुलेशन को ही बोला जाता है, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन और 50 नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा क्या बोलता है कि इन 3 फेस इंडक्शन मोटर रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू डैश इज 0।
यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर बोला है, तो हमारा क्या होता है, ये जो है रोटर फ्लक्स हमारे होता है, ये स्टेटर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फ्लक्स इज 0, ये हमारा सी आंसर आ जाता है। सो इस प्रकार से हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।